हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो उसमें हम कई टाइप्स देखेंगे, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर है ना, उसके बाद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसके हम ओवरव्यू लेते चले जाएंगे। हालांकि इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी ले ही लेते हैं, हालांकि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा उसको हम फोर्स करेंगे। ध्यान रखें, इसमें मैं जितना भी एलिब्रेट करता हूं उसको नोट किया हुआ आपको पेपर में PDF बाकायदा क्लास के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एयर सर्किट ब्रेकर, जैसे ही नाम ही है, हमने बोला था सर्किट ब्रेकर क्या है, उसके अंदर जो आर्क जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ जो एलिमेंट होता है उसी का नाम रख दिया जाता है। सपोज दैट अगर आपका एयर सर्किट ब्रेकर बोला गया है, ध्यान रखिएगा, एयर सर्किट ब्रेकर बोला गया है, तो ये सर्किट ब्रेकर में आपको पता है एक है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और दूसरा जो होता है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, और एक है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, है ना। और ये देखिए ये मूव करता है। ध्यान रखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट क्लास में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट किस चीज़ के बने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्टैक्ट जो होते हैं कॉपर कार्बन का बना होता है। कॉपर कार्बन का अगर पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना है, कॉपर कार्बन का बना होता है। चलिए यहाँ पे मैं बात करूँ, कॉपर कार्बन का बना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि एयर सर्किट ब्रेकर, इसका मतलब यहाँ एयर है। अब देखिए ये ऑपरेट कब होगा, ये गैप कब आ रहा है, इन दोनों के बीच जो गैप आपको देख रहे हो, ये डिस्टेंस जो बन रहा है, इसका मतलब पहले ये तो कॉन्टैक्ट में होता है। जब सर्किट ऑपरेट होता है तभी डिस्कनेक्ट होता है ना, जब ऑपरेट नहीं होते दोनों क्लोज पाथ में रहता है। यानी इस कॉन्टैक्ट की बात अगर करूँ तो आगे ये वायर अगर जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, और फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, और फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, ऐसे कंडीशन में ये सेपरेट होगा। जैसे ही सेपरेट होता है तो देखिए क्या होता है, दोनों के बीच हाई पोटेंशियल स्ट्रेस करता है, हाई पोटेंशियल अप्लाइड होता है। यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज, ये क्यों, क्योंकि 0 वोल्ट है, ये क्या है 0 वोल्ट, तो ग्राउंडिंग हो गया। तो यहाँ देखिए हाई पोटेंशियल अप्लाइड हो जाता है, जहाँ V क्या है अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ से जो आ रहा था वोल्टेज वो था, यहाँ 0 हो गया, तो क्या हो गया, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जैसे ही एकाएक मान लो ये कॉन्टैक्ट जुड़ा था, शुरुआत में ये कॉन्टैक्ट क्या था, दोनों में जुड़े थे, करंट फ्लो कर रहा था, नॉर्मल कंडीशन था। लेकिन जैसे स्पार्क शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये मानी 0 ग्राउंडिंग हो जाएगा, तो ग्राउंडिंग में हैवी करंट जाएगा, और हैवी करंट फॉल्ट डिटेक्ट करते ही हमने क्या पता किया है कि रिले ट्रिप करा देता है और इसको पीछे धकेलता है। इस दौरान क्या होता है, जब ये पीछे जाता है तो यहाँ एयर आयोनाइज हो जाता है। एयर को क्या करता है, हाई पोटेंशियल आयोनाइज कर देता है, यहाँ देखिएगा, है ना, यहाँ एयर आयोनाइज हो जाता है। जब ये एयर आयोनाइज हो जाता है तो क्या होता है, हवा से ही करंट फ्लो कुछ देर तक फ्लो करने लगता है। क्या होता है, एयर से ही करंट क्या करता है, फ्लो करने लगता है। ये कम अगर गैप रहेगा तो हैवी स्पार्क होता है बहुत जल्दी, लेकिन दूरी जितना बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ने से इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या जो क्या होता है वो क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज बटा डिस्टेंस। आप देखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे, डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस उसका घट जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल के डिफरेंस के अक्रॉस इस पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। यानी अगर यहाँ 0 है, यहाँ हाई पोटेंशियल रहती है, इधर अपना इलेक्ट्रॉन्स धकेलने की कोशिश करता है, यानी करंट कंडक्शन मोड में लाने की कोशिश करता है। तो ध्यान रहे, दूरी जितना बढ़ जाएगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक आपका स्ट्रेस जो है, ये ई क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है। डाइलेक्ट्रिक अभी समझा देता हूँ एक बार, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, या इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है, पोटेंशियल या वोल्टेज स्ट्रेस भी बोला जाता है, पोटेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये किस पे होता है, कंडक्टर पे। ध्यान रखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और अप्लाइड वोल्टेज पे। देखिए ये डिपेंड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज और डिस्टेंस पे। लेकिन एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक टर्म है हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो किसी के लिए फिक्स होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसे कोई बोलेगा एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 kV पर mm, 3 kV पर mm। ये कुछ और है और ये चीज़ें कुछ और है। देखिए क्या, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि यही आपको हर जगह काम आएगा। अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है।
देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि दो कॉन्टैक्ट, मान लीजिए ये सर्किट था और ये सर्किट कॉपर का बना है, तो करंट लगातार जा रहा है, लेकिन जब आप इसको गैप कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो इसमें यहाँ पे एक स्ट्रेस होता है डाइलेक्ट्रिक, यानी आप कह सकते हो कि पोटेंशियल स्ट्रेस होता है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच, डिफरेंस वोल्टेज का डिफरेंस इन दोनों मेटल के बीच बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ हवा से एयर को आयनाइज कर देता है और ये क्या करता है, करंट को गुजारता है। जैसे कि अभी कभी देखोगे ना अपने नॉर्मल घरों पे देखोगे कि कभी पंखे का स्विच या हैवी मोटर को ऑफ करते हो ना तो एक स्पार्क सा उत्पन्न होता है और गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टोर था वो बाईपास करता है उसी होके। सिमिलरली यहां भी एनर्जी स्टोर होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में वो गुजरता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो यहाँ स्पार्क होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्पार्क होता है। तो अब यह है एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस 3 mm, इसी को कितने के बराबर बोलूं मैं, 30 kV अगर सेंटीमीटर में कर दूं तो पर सेंटीमीटर 10 गुना बढ़ जाएगा। mm को सेंटीमीटर में क्या होता है, मैथ्स है ना, ये चीज आपको ध्यान रहे। तो क्या होता है एयर का, ये क्या है, इसके अंदर एयर है, एयर ही सर्किट ब्रेकर बोला गया। यानी एयर की सहन शक्ति कितना है कि 1 mm का दूरी अगर हो और 3 kV का हो तो वो सह सकता है। 1 mm का दूरी हो और ये कॉन्टैक्ट देखिएगा, ये कॉन्टैक्ट जो है 1 mm की दूरी पर 3 kV का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर दोनों के बीच 30 kV का वोल्टेज हो, दोनों के बीच मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज 30 और यहाँ 0 वोल्ट है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 30 हो तो कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो तो बढ़िया है, स्पार्क नहीं करेगा। अगर मान लो हाफ सेंटीमीटर का गैप हो और 30 kV वोल्टेज अप्लाइड हो तो यहाँ पे एयर को स्पार्क करके करंट गुजरता रहेगा, एयर को स्पार्क करके करंट क्या होगा, गुजरता रहेगा। तो जब एयर को स्पार्क करता है तो उसको बोलते हैं ये आयोनाइजेशन, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन, एयर आयोनाइजेशन, एयर आयोनाइजेशन। एयर को क्या कर रहा है जी, आयोनाइज कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एयर आयोनाइजेशन, समझिएगा। तो क्या हुआ, आपको क्या देखने को मिला कि देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो वैरी करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, वोल्टेज और डी पे, डिस्टेंस पे, वोल्टेज और डिस्टेंस पे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस किसी एयर का हमेशा फिक्स होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है एयर का हमेशा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हवा में है कि दो, अगर कहीं भी 1 सेंटीमीटर का गैप है, 30 kV वोल्टेज है तो ब्रेक भी कर सकता है। अगर 33 kV वोल्टेज है, 1 सेंटीमीटर का गैप है तब तो जरूर ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए 10 kV वोल्टेज है, 1 सेंटीमीटर का गैप है तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फिर से समझिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि ये आपको आगे तंग करेगा इसीलिए समझाना चाहता हूं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर पे स्ट्रेस होता है। कंडक्टर पे क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है जिससे वो चाहता है कि हम क्या करें, एयर को आयनाइज करके आगे बढ़े, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी मीडियम का होता है, जैसे एयर का हमने बोला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना होता है, यानी एयर बर्दाश्त कर सकता है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 kV वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है। उससे कम गैप करेंगे तो वो एयर स्पार्क कर जाएगा, ठीक है ना, हवा से आयोनाइजेशन होने लगेंगे। तो ये हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि अगर इसी एयर में अगर प्रेशर दे दी जाए, एयर के अंदर अगर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए हवा में, यहाँ हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो जैसे एक मीडियम हवा के लिए हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा, 3 kV। लेकिन आपसे बोले कि हाई प्रेशर पे अगर एयर वहां पे दिया जाए, हाई प्रेशर पे, ये हवा ही है लेकिन हाई प्रेशर यहाँ पे दिया जाए इसको, तो प्रेशर के बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 से बढ़ के हो सकता है 10 kV पर mm हो जाए, ठीक है ना। तब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सहने की जो क्षमता होगी हवा को, वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। ये हवा जो है आपके हाई पोटेंशियल को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए देखिए एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एज पॉसिबल एज सबसे कम होता है, किसके तुलना में, वैक्यूम की तुलना। अगर वैक्यूम होगा तो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के कारण करंट को जाने ही नहीं देगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर SF6 होता है ना, हम बात करेंगे आगे, ये गैस है जो इसको अगर इसको मिला दी जाए इस SF6 को इसमें, तो ये समझिएगा 1 इंच का गैप, 1 सेंटीमीटर का गैप हो, 1 सेंटीमीटर गैप हो, और चाहे 10 kV भी हो, है ना, 30 kV भी हो, 50 kV भी हो, तब भी वो स्पार्क नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। किसका? SF6 जब उसमें डाला जाए तो, इसमें SF6 डाल दिया जाए तो, इसीलिए उसके नाम पे हम सर्किट ब्रेकर का नाम रखते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसी को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम हालांकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ और होता है, ये किसी, जैसे
एयर का है, SF6 का कुछ और होता है, वो ज़्यादा सहने की क्षमता रखता है हाई पोटेंशियल पे भी, लेकिन एयर का होता है कम। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कम। अगर एयर को हाई प्रेशर से दिया जाए तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 kb/mm से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आई होप आपने समझ लिया होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है फिर से बताता हूँ, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उस पर कंडक्टर पे स्ट्रेस होता है। इसी कारण कोरोना होता था ना। कोरोना क्या होता था, देखिए ये दो कंडक्टर जा रहे हैं और ये नियर बाय है और मान लीजिए 400 kV का वोल्टेज अप्लाइड है, अगर उसके करस्पॉन्डिंग इतना सेंटीमीटर 30 kV में 1 सेंटीमीटर गैप है, अगर 400 kV में उसके करस्पॉन्डिंग एक लिमिटेड गैप ना हो तो ये एयर को आयोनाइज कर देता है। ये क्या करता है? एयर को आयोनाइज कर देता है और यहाँ से स्पार्क करता है, करंट फ्लो करने लगता है। ये तो है कोरोना, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो अब आई होप समझ चुके होंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कंडक्टर पे होता है, ये धकेलने स्ट्रेस समझिए, स्ट्रेस मतलब धकेलने की कोशिश करता है, स्ट्रेस मतलब धकेलने की कोशिश करता है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये हवा की ताकत है उसको। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझिएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताता हूँ, स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस तो क्या होगा? आर्क का फॉर्मेशन होगा, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तब तो ये आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कम है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा है, मतलब ये सहने की क्षमता जितनी होनी चाहिए, मान लो कि यहाँ पे हमने 400 kV वोल्टेज अप्लाई कर दिया, दूरी कम है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इतना ही है 30 kV/cm, और हम दे दिए उस पर मान लो 50 kV/cm, तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक कर देगा, है ना। तो इस चीज़ को समझना, इस वाले लेक्चर में मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। और समझिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो किससे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर पे जो होता है हाई पोटेंशियल के कारण, अगर ये ज़्यादा हो तो आर्क नॉट फॉर्म, आर्क का फॉर्मेशन तब नहीं हो सकता। आर्क का फॉर्मेशन तब क्या होगा? नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें होती है। इसका मतलब स्ट्रेस होता है जो धक्का देता है कंडक्टर पे, अप्लाइड वोल्टेज के कारण धक्का दिया जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ होता है कि हवा है, उसके अंदर हवा है क्या, या फिर उसके अंदर SF6 तो नहीं है, तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसके अंदर, तो उसको कोई स्ट्रेस भी करेगा तो फिर उसमें क्या होगा? आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तो था, क्योंकि यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आपसे पूछता है क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का चेंज हो जाएगा? नहीं, हाँ चेंज होगा एक कंडीशन में, जब प्रेशर चेंज कर दे। प्रेशर चेंज करने से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस डिपेंड करता है हमेशा अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कम तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम से कम होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम से कम होगा। डिस्टेंस कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा होगा, है ना, जो कि यहाँ से दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लें इस चीज़ को, है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। यहाँ पर नोट्स आपको बेशक लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट आपको बेशक लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को और देखता हूँ। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये 30 kV/cm का क्या मतलब, 30 kV/cm या फिर 3 kV/cm का क्या मतलब। ये क्या होता है देखिएगा, ये क्या होता है, किसी वेव का ये 30 kV जो है ना, उस कंडक्टर में जाने वाला मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू होता है। यानी चाहे एक ही बार जाएगा साइकिल के अंदर, एक ही बार जाएगा, लेकिन ये जो 30 kV होता है ना, ये वाला वोल्टेज होता है, ये वाला वोल्टेज समझिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से, V और टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि एक बार भी एक पीक में भी मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम दोनों के अक्रॉस, ये तो 0 वोल्ट है ना, लेकिन ये चाहे यहाँ RMS की अगर बात कर लोगे तो हम तो इतना ही मानेंगे, लेकिन एक साइकिल में मैक्सिमम तो इतना भी आएगा ना। तो 30 kV जो होते हैं हमेशा कौन सा वैल्यू होता है, ये जो डाटा लिया जाता है हमेशा पीक वैल्यू, हमेशा कौन सा वैल्यू लिया जाता है, आपको ये विद्या मांग में हो, ये हमेशा कौन सा वैल्यू लिया जाता है, पीक। क्योंकि RMS तो इतना ही होता है, पीक का √2वां भाग। अगर इसको हम लेके चलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में तो क्या दिक्कत होगा देखिएगा। तो ये हम तो मान रहे हैं कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन एक साइकिल में मैक्सिमम तो यह भी आता है, मैक्सिमम यहाँ भी आता है, फिर मैक्सिमम यहाँ भी आता है। तो साइकिल में तो कम से कम 2 बार मैक्सिमम आएगा ना, साइकिल में 2 बार अगर मैक्सिमम आएगा तो ऐसे कंडीशन में अगर RMS लेके चलेंगे तो RMS में तो ब्रेक कर देगा, RMS में क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो हम पीक लेके चलते हैं
कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, वो मैक्सिमम एक बार तो स्ट्राइक करेगा ना, तो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग हमेशा वैल्यू लेते हैं पीक वैल्यू। लेकिन कोई कहेगा कि नहीं आरएमएस में बताइए, कोई कहेगा अगर आरएमएस में बताइए तो आरएमएस में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू के रिगार्डिंग अगर कोई पूछता है आपसे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आरएमएस वैल्यू ऑफ एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर कोई चर्चा करे तो क्या होगा, हम तो पीक लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीक पे इफेक्टिव है। अगर आरएमएस लेके चलेंगे तो पीक तो हमको डिस्टर्ब कर ही देगा, ब्रेक ही कर देगा, तो हम लेके चलेंगे कोई हमेशा पीक वैल्यू। लेकिन अगर एयर आरएमएस में पूछ दे, आरएमएस में एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कोई पूछे तो यहाँ पे अगर हम लेके चले हैं 3 kV/mm, तो आरएमएस में क्या हो जाएगा, ये तो पीक था, इससे रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर इसी को कर दीजिए 30 kV/cm है तो इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, √2, क्योंकि ये पीक लेके चले थे। जब आरएमएस में पूछा जाए तब आप आरएमएस में निकालेंगे जिसका मान 21.21 ऐसे ही करके वैल्यू आता है, देख लीजिएगा 21 kV/cm। जब आरएमएस में पूछेगा आरएमएस में कितना होना चाहिए, तो चूंकि आरएमएस में लेके चलेंगे जब, तो आरएमएस में तो हमारा डाटा कम आएगा। आरएमएस में तो हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर के लिए कम से कम 21 केवी वोल्टेज के लिए कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ आरएमएस लेके चले हैं तो ऑब्वियसली कम होगा और 1 सेंटीमीटर गैप रखना पड़ेगा। लेकिन आरएमएस वैल्यू इतना है, समझिएगा इसको, ये कॉन्टैक्ट हो, ये कॉन्टैक्ट है, इसमें बोला है कि अगर इस दोनों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है तो आरएमएस में कितना गैप रखना पड़ेगा, ये है 21.21 kV। अगर अप्लाइड वोल्टेज 21.21 kV है तो इतना गैप तक ये स्पार्क करने की क्षमता रखता है, और दूरी रखेंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, इससे कम कर देंगे तो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन यहाँ समझिए पीक में बोलेगा तो पीक में 1 सेंटीमीटर के गैप के लिए अगर बोला जाए तो सेंटीमीटर का गैप उतना ही, ये इसको स्पार्क कर देगा, लेकिन पीक वैल्यू क्या हो जाएगा उसका 30 kV/cm, यानी 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये कौन सा का 30 kV की अगर कोई बात करेगा तो ये कौन सा डाटा होगा, पीक का डाटा होगा, ये पीक का। लेकिन इतना ही के गैप के लिए आरएमएस में कितना गैप होना चाहिए, 21 kV का वोल्टेज होना चाहिए अप्लाइड, है ना। लेकिन यहाँ पे पीक की अगर कोई बात करता है तो 1 सेंटीमीटर के लिए पीक में कितना चाहिए, 30 kV वोल्टेज अप्लाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जब पीक की बात कर रहा हूँ तो आरएमएस तो उसका √2 भाग ही होगा, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों चीज़ तो पूरे सर्किट ब्रेकर में लगेगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो हमेशा पीक वैल्यू लिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे ना जी कि एक को बार आ गया, अगर इसको लेके चलेंगे तो हमारा सर्किट ब्रेकर ही डैमेज हो जाएगा, इसको हमेशा मैक्सिमम लेके चलेंगे तो डैमेज हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलेंगे कि इससे सेफ्टी करना है, क्योंकि इससे सेफ्टी नहीं करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेफ्टी लेके चलेंगे तब तो मैक्सिमम इसमें आता ही है वेव में, वो तो डिस्टर्ब कर देगा, यानी खत्म कर देगा सर्किट ब्रेकर को। मैक्सिमम लेके चलना है, हमेशा मैक्सिमम लेके चलना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पर फेज पर सर्किट पे, पर फेज पर सर्किट ब्रेकर पे। तो ये एयर सर्किट ब्रेकर के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए क्लियरेंस की बात करें तो कोई सर्किट ब्रेकर ये ऑटोमेटिक होता है, जितने सर्किट ब्रेकर होते हैं सब ऑटोमेटिक होते हैं। अब सोचो अब ऑटोमेटिक हो रहा है, अब बहुत इंस्टेंट उसको गैप मारना है, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूरी, अब हाई वोल्टेज है तो इतना दूरी कर देंगे, लो वोल्टेज है तो कम दूरी पे जाएंगे, तो हाई वोल्टेज के लिए पॉसिबल नहीं होता बहुत क्विक टाइम में इतने ज़्यादा दूरी को गैप करें, क्योंकि चीज़ें सब ऑटोमेटिक होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा गैप इतना ही होता है, इससे ज़्यादा गैप हम नहीं कर पाते। अब सोचो जब इतना ही गैप कर पाते हैं और 400 kV के लिए फिर अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि 21 सेंटीमीटर का गैप हो रहा है, और 400 kV यहाँ तो आराम से हवा रहने के हवा को ब्रेक कर देगा, एयर को ब्रेक कर देगा करंट, और जाता रहेगा करंट आपका क्या होगा, बाईपास करता रहेगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा गैप अगर हमारा सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक जितने भी होते हैं ज़्यादा गैप में ही ये लोग अप्रोच कर रहा है, तो जरूर या तो वोल्टेज लेवल कम रखिए, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, समझिए। ज़्यादा गैप अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, या तो वोल्टेज लेवल कम रखिए, या फिर हाई वोल्टेज अगर आपके पास है तो इस हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाइए, इस हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाइए। और हम जानते हैं कि दूरी चलो ठीक है इतना ही है, और हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, बढ़ कब सकता है, जब उसमें SF6 लगा दे, जब उसमें
हम वैक्यूम क्रिएट कर दे, जब उसमें ब्लास्ट करवाए तभी, नहीं तो एयर का हमेशा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 kV पर mm, 30 kV पर सेंटीमीटर। क्लियर है चीज़ें? तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तब हम क्या कह सकते हैं, जब ये ज़्यादा दूरी नहीं बना सकता तो या तो अब हाई वोल्टेज के लिए दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कुछ गैसेस मिक्स करिए या फिर इस सर्किट ब्रेकर को लो वोल्टेज पे ऑपरेट कीजिए। दो ही तरीके हो सकते हैं। तो अलग अलग गैस मिलाएंगे तो वो सर्किट ब्रेकर अलग कहलाता है। सो इसीलिए इस टाइप के सर्किट ब्रेकर हमेशा लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है चीजें? तो यहाँ पे मैं पॉइंट में लिख देता हूं इसके बारे में। यहां लिख देता हूं बिकॉज हालांकि आपको नोट डाउन सब किए हुए हैं, है ना? बिकॉज देयर इज नो मोर क्लियरेंस ड्यू टू ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। So, at high voltage, arc can easily formed। आर्क जो क्या होगा, आसानी से फॉर्म कर जाएगा हाई वोल्टेज पे। तो हाई वोल्टेज पे क्या करेंगे, हम इसको ऑपरेट ही नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम कह सकते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, दिख रहा है ना, एयर सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज ऑपरेशन। लो वोल्टेज ऑपरेशन रेटिंग भी हम बताएंगे फाइनली आपको। हालांकि ये 11 kV से कम वोल्टेज ऑपरेशन के लिए यूज किया था। 11 kV से कम वोल्टेज के एप्लीकेशन के लिए एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। रेटिंग हम लास्ट में एक साथ आपको बता देंगे, रेटिंग एग्जाम में पूछ देता है ना? तो आई होप ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, डिजिटल क्लियरेंस यानी क्लियरेंस ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, क्लियरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आपको एयर का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो के धारा प्रवाहित ना हो पाए, चार्ज फ्लो ना कर पाए। चार्ज को ही तो रोकना है, चार्ज के फ्लो को रोक देंगे तो करंट को रोक देंगे। क्लियर ना? तो चलिए हमने ये देखा, अब हम क्या करेंगे, एयर से ब्लास्ट करके ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर वोल्टेज मान लो 400 kV है तो स्ट्रेस तो उतना ही रहेगा, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ा देंगे कि यहाँ से कोई आयंस बाईपास नहीं कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।